हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं केशव जखरुटिया और एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास 12 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर में। सॉलिड स्टेट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ते गए, यूनिट सेल्स के बारे में हम लोगों ने जाना और उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या मतलब हमारे द्वारा प्रेक्षित परमाणु के कण के आसपास में निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इसे अपन लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। यही अपन लोगों ने पढ़ा था और इसके अपन लोग एक सिंपल क्यूबिक के लिए हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। सिंपल क्यूबिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर अपन प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, प्राथमिक एकक कोष्ठक के लिए हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग को ध्यान होगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना आया था, 6 आया था। अपन लोगों ने डिस्कस भी किया था, राइट। अपन लोगों ने फर्स्ट नेबर, सेकंड नेबर, थर्ड नेबर भी डिस्कस किया था। तो ठीक वैसे ही वापस अपन लोग इस डायग्राम पे अपन लोग शुरू करते हैं यहाँ पर कि देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने एक क्रिस्टल लेटिस बनाया है जिसमें अलग अलग जगह पर एटम्स रखे हुए हैं। हम लोग जो है इस फर्स्ट यूनिट सेल के अंदर में है, इस यूनिट सेल को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं जिससे अपन को ऑब्जर्वेशन लेना है। ये यूनिट सेल मैंने अलग से बाहर निकाल के रख दिया। देखिए अब जिस एटम को मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहां पर, वो हो गया कॉर्नर एटम। ये इस कॉर्नर एटम का, अगर इस कॉर्नर एटम पे कोई से मान लो एटम रखा हुआ है इस कॉर्नर पर, तो वो क्या होगा, इस कॉर्नर पर 8 यूनिट सेल्स के अंदर में शेयर होगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, नेक्स्ट में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4। बोले कैसे पता चला? तो आप देखिए यहां पर अगर कोई एटम रखा हुआ होता है तो यहां पर 1, 2, 3 और 4 यूनिट सेल्स में तो शेयर होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसके आगे अगर कोई एटम यहां पर रखा हुआ होता तो उसका भी कंट्रीब्यूशन कितना होता, 1/4। यहां पर अगर कोई एटम रखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता 1/2। इधर ये तो किसी भी यूनिट सेल के साथ में शेयर नहीं है तो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन होता 1। पीछे की तरफ अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये 4 यूनिट सेल्स के साथ में शेयर हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 के साथ में शेयर हो रहा है। ये पीछे वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 1/4। इसका एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 ही तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर बताइए यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो बस 2 यूनिट सेल्स तो आ रही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस पॉइंट के लिए भी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। और अगर बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर में एटम्स कहाँ पे होते हैं, 8 तो कॉर्नर पे होते हैं, 8 तो कॉर्नर पे होते हैं और एक कहाँ पे होता है, बॉडी के सेंटर पे होता है। अब आप बताओ कि अगर बॉडी के सेंटर पे जहाँ पे कोई ये स्टूडेंट खड़ा है या आप खड़े हो वहां पर, ये कितने यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है, एक ही यूनिट सेल्स में तो शेयर हो रहा है, ये तो किसी से और से तो शेयर ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये देखिए हमने अलग अलग यूनिट सेल्स से जो अलग अलग लोकेशंस पे, लेटेस्ट पॉइंट्स पे जो एटम रखे हुए हैं हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। उनकी डिटेल्स हम लोगों ने इस शीट के अंदर में, इस डायग्राम के अंदर में हम लोगों ने मार्क कर दिया। अब देखिए नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो आप देखिए मेरा जो एटम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ये है, ये मेरा एटम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इससे अलग अलग डिस्टेंस पर, अलग अलग दूरी पर हमारे पास एटम्स रखे हुए हैं। मैंने अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि भाई आपके बहुत सारे पड़ोसी हो सकते हैं। कुछ पड़ोसी जस्ट पास वाले होंगे, कुछ उनके पास वाले होंगे और कुछ उनके भी पास वाले होंगे। तो फर्स्ट नेबर जो सबसे ज्यादा पास है, सेकंड नेबर जो थोड़ी ज्यादा दूरी पर है, थर्ड नेबर जो उनसे भी ज्यादा दूरी पर है। ऐसा ही तो अपन लोगों ने पढ़ा था। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि यहां पर हमको नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है ना। तो कौन कौन सी नियरेस्ट डिस्टेंसेस हो सकती है, तो अपन लोग यहाँ पे 3 डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए नियरेस्ट डिस्टेंसेस लिख दिया। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए मेरे एटम ऑफ ऑब्जर्वेशन से ए डिस्टेंस पर एक एटम रखा हुआ है। आप अगर यहां से भी शुरू करते तो ये भी तो ए डिस्टेंस पर ही रखा हुआ है ना। आप चाहे तो इधर चले जाते हैं तो भी तो ए डिस्टेंस पर ही रखा हुआ है। देखिए अब जरा, राइट। तो ए डिस्टेंस पर एटम रखे हुए हैं या फिर √2a डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना। √2a डिस्टेंस ये भी हो सकती थी या फिर √2a डिस्टेंस जो है वो ये पीछे वाली भी हो सकती थी, राइट ना, ये पीछे वाली भी हो सकती थी। तो अब आप देखो √2a डिस्टेंस। अच्छा अब हम सब जानते हैं कि बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a होती है। लेकिन बॉडी के सेंटर पे अगर कोई एटम रखा है तो वो तो बीच में ही हो गया, मतलब आधी डिस्टेंस पे ही आ गया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √3a/2 हो गई, राइट। तो टोटल मिला के हमारे पास में 3 डिस्टेंस आ गई है। फर्स्ट √3a/2, सेकंड a हो गई और थर्ड हो गई √2a। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली ये जो डेटा आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 0.86a, ये हो जाएगा हमारा 1a और ये हो जाएगा 1.414a।
यही तो होने वाला है। तो इसका मतलब आप देखो कि सबसे नजदीक वाले पड़ोसी तो होंगे ये, उसके बाद होंगे ये, और सबसे ज्यादा दूरी पर होंगे ये। मतलब अपन इसको बोल सकते हैं ये कौन से नेबर हैं, नियरेस्ट नेबर हो गए, ठीक है। ये कौन से होंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और ये वाले कौन से हो जाएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। यही तो होंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, राइट। अब आप देखिए कि अपन को ये तो पता चल गया, अब अपन क्या कर रहे हैं इसके आगे, अब इनके कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें। तो अपन क्या करते हैं, ऐसा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका मैं डायग्राम इधर बना रहा हूं यहाँ पे आप लोग के समझने के लिए। देखो मेरा आइटम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ है। अब कितने डिस्टेंस पे निकालना है आप लोगों को, आप ये देखो, आपको तो √3a/2 डिस्टेंस पे निकालना है। तो √3a/2 डिस्टेंस पे तो बस एक ही एटम है, ये ना, हाँ या ना। मतलब हमारे पास एक ही एटम है जो √3a/2 डिस्टेंस पर है। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन है 1, ठीक है। ये तो हो गया इस एटम का, लेकिन कॉर्नर पे और कितने एटम्स हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, 8 एटम अवेलेबल हो सकते हैं क्या। तो इसका मतलब हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 8 आया, ठीक है। नियरेस्ट नेबर है, ऐसे कितने नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं, 8 नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं। इस डायग्राम में भी एक बार देख लें, जैसे इस यूनिट सेल में एक, इधर आगे वाली यूनिट सेल में एक, पीछे वाली यूनिट सेल के सेंटर पे भी एक, और उधर पीछे वाली यूनिट सेल के सेंटर पे भी एक। 4 तो नीचे ही हो गए, 4 ऊपर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना बेटा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ए डिस्टेंस पे बात करते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं ए डिस्टेंस के लिए। देखो एटम ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी यही है, ठीक है। अब इससे हमारे कौन कौन से एटम्स जुड़े हुए हैं वो देखो, जो ए डिस्टेंस पर है। तो एक एटम ये जुड़ा हुआ है, एक एटम ये जुड़ा हुआ है, और एक एटम ये नीचे वाला जुड़ा हुआ है। ये तो 3 जुड़े हुए, मतलब एक एटम हो गया यहाँ पर, एक एटम हो गया यहाँ पर, और एक एटम हो गया यहाँ पर, ठीक है। 3 एटम है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, हर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/4, 1/4 और 1/4, राइट। ऐसे कितने एटम हो सकते हैं हमारे पास में, 8 एटम हो सकते हैं। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हो, ये आ गया 6, ठीक है। अब अपन बात करते हैं √2a डिस्टेंस पर। तो देखो ये हमने डायग्राम बना लिया, ये मेरा एटम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताना है कि √2a डिस्टेंस पर कितने एटम्स है। तो √2a डिस्टेंस पर 1, √2a डिस्टेंस पर 2, और √2a डिस्टेंस पर, यही 3 तो होंगे। आप देखो एटम ऑफ ऑब्जर्वेशन से नोटिस करो, इधर जो डिस्टेंस है ये फेस का डायगोनल, फेस डायगोनल चेक करो। इस पॉइंट से कौन कौन से फेस जुड़ सकते हैं, एक ऊपर वाला फेस जुड़ सकता है, एक ये लेफ्ट वाला फेस जुड़ सकता है, और एक पीछे वाला फेस जुड़ सकता है। तो फेस का डायगोनल बना लो जो इस कॉर्नर से पास होता हो, यही तो 3 होंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, देखो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, और एक एटम यहाँ पे है, राइट। कितने एटम हुए हमारे पास में, 3। कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। और ऐसे कितने एटम्स हो सकते हैं इसके, 8 एटम्स हो सकते हैं ना कॉर्नर पर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड आने वाला है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का कितना नंबर आएगा वो अब अपने पास आने वाला है। तो वो हो गया, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर जिससे बोलने वाला है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास में 12। तो आई थिंक अपन को ये बात समझ में आया 8, 6 एंड 12 कैसे आ रहा है बी सी सी के लिए। आई थिंक यहाँ तक सब आप लोगों को क्लियर है, राइट, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसको डिस्कशन में लेके आते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कशन करेंगे एफसीसी के लिए। सेम कॉन्सेप्ट होगा वहां पर भी, राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अब हम लोग एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारी डिटेल्स डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं, अपन को एक एक करके समझते जाना है। सबसे पहले वही क्रिस्टल लेटिस के सामने हम लोग आ जाते हैं। ये मेरा एटम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना।
और इसी यूनिट सेल को हम लोगों को लेना है, ये यूनिट सेल हम लोगों ने यहाँ पर बाहर भी निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए कॉर्नर एटम्स की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, ये तो आप लोग जानते ही हो। और अगर कोई आपसे पूछे कि एफसीसी क्या होता है, तो आप सब जानते हो कि एफसीसी में 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं और 6 फेस के सेंटर पर 6 एटम्स होते हैं, यही तो आप लोग जानते हो, राइट। अब देखो उसको कैसे कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो देखो 8 कॉर्नर्स पे तो अरेंजमेंट आ गया अपने पास में, अब 6 फेस का अरेंजमेंट कैसे लाएं, 6 फेसेस पे कैसे हम लोग चेक करें। तो एक बार जरा देखो आप लोग, जैसे इस फेस के सेंटर पे कोई एक एटम है, सोचो, तो इसका मतलब वो एक तो इस यूनिट सेल में शेयर है, एक इस यूनिट सेल में शेयर है, 2 हो गई। तो इसका मतलब इस फेस के सेंटर वाला जो एटम होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा मेरे पास में हाफ, राइट। अब देखो पीछे वाला जो सेल है, पीछे वाला जो फेस है हमारे पास में, वो भी तो 2 यूनिट सेल्स के अंदर में बटा हुआ है, 2 यूनिट सेल्स में शेयर होता है, राइट। तो पीछे वाले फेस का भी जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 1/2 आएगा, ठीक है। ऊपर वाले फेस को देखोगे तो यहां पर भी जो एटम रखा हुआ है वो 2 यूनिट सेल के अंदर में शेयर होगा, तो यहां पर भी जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो हो जाएगा हमारा 1/2। 3 देखो टोटल मिला के 6 फेस सेंटर होते हैं, उसमें से 3 फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो 1/2 1/2 1/2 आया। अब मुझे एक बात बताओ, कोई एटम यहाँ पे रखा हुआ है, अब खुद ही आप सोच के बताओ कि अगर कोई एक एटम यहाँ पे रखा हुआ है तो वो इस क्रिस्टल लेटिस में तो किसी और के साथ में शेयर नहीं हो रहा, इसका मतलब वो आ जाएगा यहाँ पर 1, इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। अब आप देखो बॉटम पे कोई एटम रखा हुआ है, बॉटम फेस के सेंटर पे कोई एक एटम रखा हुआ है, तो यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, ठीक है। और जो आगे की तरफ फेस है, सबसे आगे की तरफ जो फेस है, उसका भी तो फेस सेंटर वाला एटम किसी के साथ में शेयर नहीं होता ना, तो वो भी कैसे जुड़ा हुआ होगा, वो भी हमारे पास में यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1। देखिए ब्लू कलर से जो मार्क किए हुए हैं वो कॉर्नर वाले हैं, और जो व्हाइट कलर से मार्क किए हुए हैं वो हमारे पास में कौन से हो गए हैं, फेस के सेंटर वाले हो गए हैं, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ जरा यार कि यहाँ पे डिस्टेंसेस क्या क्या होंगी। तो आप देखो डिस्टेंसेस क्या क्या हो सकती है। एक तो डिस्टेंस हो सकती है ए, जिसपे एक एटम रखा हुआ है, राइट, ठीक है। दूसरा आप देखोगे यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो हम सब जानते हैं कि ये फेस के डायगोनल पे रखा जा रहा है, तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2a होती है। अब अपन को तो उसके हाफ पे मिल रहा है, आधे पे मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में √2a/2, यही तो होगा, राइट। लेकिन यहां पर आप देखो आपके पास 2 तरीके के फेस सेंटर वाले एटम्स हैं, 2 तरीके के फेस सेंटर वाले एटम है, मतलब कुछ फेस सेंटर वाले एटम इस एटम ऑफ ऑब्जर्वेशन के पास में, कुछ इससे दूरी पर है। तो देखिए कौन से हैं ये एक बार देख लेते हैं। आप देखो यहां पर, यहां से अंडरस्टैंड करना, यहां से मैं इस बॉटम फेस के, जो बॉटम फेस पे है, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं यहां पर। आप इस चीज को देखिए, यहां पर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ये भी तो फेस सेंटर वाला ही एटम है, राइट। अब आपको देखना है, मैं इसको नॉमेनक्लेचर करता हूं से ए, इस पॉइंट को मैंने नॉमेनक्लेचर कर दिया से बी, और इस डिस्टेंस को तो हम लोग जानते ही हैं, और इस पॉइंट को मैंने नॉमेनक्लेचर कर दिया सी। ये जो सी पॉइंट है ये भी फेस का डायगोनल ही है, ये जो पॉइंट है ये भी फेस का डायगोनल ही है, लेकिन दोनों एटम्स एटम ऑफ ऑब्जर्वेशन से अलग अलग डिस्टेंस पर है। अब बताइए जरा ये ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमको क्या पता, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको ये तो मालूम है ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए से बी के बीच, ए से बी के बीच तो साइड ही तो है, तो साइड है, इसका मतलब ए से बी के बीच का डिस्टेंस तो ए ही है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। बी से सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमने अभी क्या बोला, सी पॉइंट जो है वो फेस का या फेस सेंटर है ना, या फेस डायगोनल का हाफ है, यही तो हमने कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी से लेकर के अगर अपन इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ये डिस्टेंस आ रहा होता हमारा, ये टोटल डिस्टेंस कितना आता है, √2a, लेकिन BC कितना हो जाएगा, √2a/2 हो जाएगा, तो √2a/2 हो जाएगा, राइट। तो अब अपन लोग यहाँ से A से C का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम लगा के, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कैसे निकलेगा, तो देखिए AC = √AB² + BC², यही तो होगा, राइट। AB का वैल्यू है मेरे पास में A², यहाँ पे हो जाएगा 2A² / 4 अंडर रूट में। जब अपन इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3/2 A बाहर आ जाएगा, ये आपकी AC की वैल्यू हो गई। मतलब अब हमारे पास एटम्स टोटल 3 डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं, कुछ एटम्स A डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कुछ एटम्स √2a/2 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और कुछ एटम्स √3/2 A डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो मेरे पास में देखो नियरेस्ट नेबर्स जो है वो 3 डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं,
एक रखा हुआ है √2a/2 डिस्टेंस पर, दूसरा रखा हुआ है 1a डिस्टेंस पर, और तीसरे कुछ एटम्स रखे हुए हैं हमारे पास में √3/2a डिस्टेंस पर। लेकिन इनसे हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं चलती है कि कौन सबसे पास है कौन सबसे दूर है। तो इसका क्या करने का, इस रूट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आता है 0.707, यहाँ पे आ रहा है 1a और यहाँ पे आता है 1.225a। इसका मतलब यही सबसे ज्यादा पास है, मतलब ये नियरेस्ट नेबर होंगे। ये कौन से नेबर होंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे, और ये वाले नेबर्स कौन से होंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स होंगे। तो अब बस अपन उनके लिए क्या कर लेते हैं, इनके लिए अपन लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरा एटम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी यही है, राइट। अब आपको कितने डिस्टेंस पे चाहिए, √2a/2 डिस्टेंस पर। इसका मतलब आप देखो, एक तो फेस का सेंटर ये हो सकता है जो √2a/2 डिस्टेंस पर है, एक फेस का सेंटर ये भी तो हो सकता है, और एक फेस का सेंटर ये भी तो हो सकता है। यही तो तीन होंगे भाई। देखो, एक लेफ्ट वाला, एक टॉप वाला, और एक पीछे वाला जो फेस का सेंटर होगा वही तो √2a/2 डिस्टेंस पर होंगे ना। मतलब कितने आइटम्स हो गए मेरे पास में, 3 आइटम हो गए। हर आइटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो साइड वाले आइटम का कंट्रीब्यूशन देख लो हाफ, पीछे वाले आइटम का देख लो, और इस ऊपर वाले आइटम का देख लो, हर जगह इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। ऐसे कितने आइटम्स है मेरे पास में, 8 आइटम्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 12। मतलब एफसीसी का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, राइट। ये चीज तो अपन को क्लियर है, ठीक है। अब इधर आ जाइए। अब ये मेरा आइटम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इससे मुझे बताना है कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो a डिस्टेंस पे रखे हुए। तो आप देखो, एक आइटम तो ये होगा जो यहाँ पे रखा हुआ है a डिस्टेंस पर, एक आइटम इधर होगा और एक आइटम इधर होगा, यही तो 3 होंगे ना। मैं यहाँ पे ऐसा मार्क कर देता हूँ, 1 2 और 3। कितने आइटम है, 3। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना है जरा चेक करना, 1/4, इसका भी 1/4 और इस नीचे वाले का भी 1/4, तीनों का 1/4 है, 1/4। ऐसे कितने आइटम्स हो सकते हैं मेरे पास में, 8 आइटम्स हो सकते हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए, राइट। अब आप इधर देखिए, यहाँ पर इस केस के अंदर में बात करें, डिस्टेंस होना चाहिए √3/2a। ये मेरा आइटम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट। अब इससे अपन को ऐसे आइटम्स निकालने हैं जहां पर ये √3/2a डिस्टेंस आ जाए। तो देखिए कौन कौन से आइटम्स होंगे। पहला डिस्टेंस होगा इस आइटम ऑफ ऑब्जर्वेशन से बॉटम फेस का सेंटर, दूसरा होगा राइट साइड वाले फेस का सेंटर, और तीसरा होगा फ्रंट वाले फेस का सेंटर। यही 3 तो होंगे, राइट। 3 आइटम्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है 1 इनटू में हो गया 8। 1 ही तो है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, ये राइट साइड में, फ्रंट साइड पे और बॉटम साइड पे हर फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन है 1। तो यहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास में 24। तो देखो बेटा, इससे अपन लोगों से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट, या फिर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो है उनकी डिस्टेंस बता दीजिए। एफसीसी के लिए पूछ सकता है, बीसीसी के लिए पूछ सकता है, सिंपल क्यूबिक के लिए पूछ सकता है। तीनों के लिए हमने कर लिया। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर और थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अपन लोगों ने पूरी चीज इसके अंदर में कवर कर ली है ना। तो ये पूरा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज अपन लोगों ने डिस्कस किया है। इसके जस्ट बाद अब अपन लोग डिस्कस करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, राइट। ये आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स एक बार। अच्छा बच्चों, ये बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी तो अपन सबने पढ़ी है, घनत्व। तो घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ऐसे ही तो पढ़ा है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, हम लोग अगर कभी बोलते हैं कि पानी कितना भारी है ना, तो जैसे अपन लोग कई चीजों की बात नहीं करते हैं, जैसे पानी में एक बलून हवा भर के एक बलून डाल दो, तो आप लोग देखते हो कि बलून पानी के ऊपर तैरने लगता है, राइट। लेकिन एक चम्मच जो है या लोहे की कील जो है उसको पानी में डाल दो तो होता क्या है, वो पानी में डूब जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई चीज ऐसी होती है जो पानी से भारी होती है तो वो डूब जाती है, जो चीज पानी से हल्की होती है वो पानी पे तैरने लगती है। तो ये हल्का होना, भारी होना, ये कौन बताता है, ये कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपन को समझाता है, तो ये प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी, है ना। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है घनत्व, है ना, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टलीय संरचना की, क्रिस्टलीय जालक के घनत्व के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। डेंसिटी को आप सब लोग जानते हैं, डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब देखो, यहां तक तो आप लोग सब जानते ही हो, है ना। अब एक बात बताओ जरा, अब
पानी जो है, मतलब अपन कैसे चेक करेंगे पानी को जो है उसका घनत्व कितना होता है? तो फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है ना। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला कितना आसान है, आप लोग सब जानते हो, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो बोलते हो आप लोग, है ना। अब द्रव्यमान किसका और आयतन किसका? हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल लेटिस की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टल लेटिस का घनत्व चाहिए हमको। तो मैं क्या लिखूं? मास ऑफ क्रिस्टल लेटिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लेटिस, यही तो हुआ भाई। जिसका घनत्व लेना है उसी का द्रव्यमान लेना है और उसी का ही आयतन लेना है, यही तो मतलब हुआ इसका। लेकिन आप खुद मुझे सोच के बताओ, क्या क्रिस्टल लेटिस तो बहुत बड़ी होती है? बहुत बड़ी मतलब उसमें हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं, तो उसका तो मास ही बहुत ज्यादा आएगा और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आएगा। चलो ये सब भी ज्यादा आएगा हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन में कभी ऐसा कोई डेटा गिवन ही नहीं होगा, करोगे कैसे इसको सॉल्व? तो देखो बेटा एक बात समझो, पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए पूरी पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। अगर पानी के सारे पार्टिकल सेम है तो हर पार्टिकल का घनत्व कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, हाँ या ना। तो पानी की एक बूंद का, एक पार्टिकल का घनत्व आप लोग चेक कर लो, अगर वो सही है, वो आप लोग को समझ में आ गया कैसे करना है, तो इसका मतलब पूरे पानी के लिए भी क्या होगा? वही तो होने वाला है ना, तो सेम होने वाला है। तो यहां पर भी क्या करो, हम लोग पूरे क्रिस्टल लेटिस की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल लेटिस का वो कौन सा छोटे से छोटा भाग है जो इसकी सारी प्रॉपर्टी समझा सकता है, तो वो है हमारे पास में यूनिट सेल, राइट। तो इसका मतलब मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। अब एक चीज देखो, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लेटिस पूछ ले या फिर ये बोल दिया जाए कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों एक ही चीज है, इससे कंफ्यूज होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है ना, दोनों एक ही चीज है। आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लेटिस दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए, राइट। अब देखो जब इस डेंसिटी की अपन लोग बात करते हैं तो कैसे इसको कैलकुलेट करें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे कोर्स में कौन सी यूनिट सेल है? हमारे कोर्स में तो एक ही यूनिट सेल है जिसको अपन लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और वो है क्यूबिक। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? देखिए डेंसिटी ऑफ क्यूबिक unit cell is equals to mass of cubic unit cell divided by volume of क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम सब जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, है ना। अगर इसकी साइड ए है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। हम सब जानते हैं घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब। भुजा ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया ए क्यूब, ठीक है। अगला देखिए, अब अपन लोग को कैलकुलेट करना है मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल में आता क्या है? अभी तक अपन लोग जो पढ़ रहे थे, है ना, जैसे मैं यहां पर वापस बना देता हूं एक बार आप लोग के समझने के लिए, कि अगर अपन कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े तो उसमें क्या आता है? द्रव्यमान किसका होगा? आप इस चीज को समझिए कि ये जो मैंने ऐसे लाइंस बनाई है इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ये चीज आप समझ लो एक बार पहले कि इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता, राइट ना। यहां पर लेटेस्ट पॉइंट्स पर जो एटम्स रखे हुए होते हैं उनका ही द्रव्यमान होता है, हाँ या ना। तो अभी जो मैंने बनाया वो कौन सा है? सिंपल क्यूबिक, ठीक है। दूसरा कौन सा बना सकता हूं मैं यहां पर? बॉडी सेंटर्ड। तीसरा कौन सा बन सकता है? एफसीसी। चौथा कौन सा बन सकता है? एंड सेंटर्ड। ऐसे तो बहुत सारी तरीके की बन सकती है, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल भी जो है वो बहुत सारी तरीके की होती है, हाँ या ना। तो उनका जो मास होगा वो भी तो अलग अलग आएगा। तो भी कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि यही इसमें सबसे ज्यादा टफ पार्ट है। बाकी ये वॉल्यूम तो बहुत ही सिंपल है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। तो अब देखो एक बात बताओ जरा कि यहां पर इसका अगर अपन मास की कैलकुलेशन करें तो ये कोई ऐसा तो नहीं है एक मोल पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली नहीं, एक मोल तो नहीं है। जैसे सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स होते हैं? सिर्फ एक ही एटम होता है। तो मुझे किसका मास चाहिए? एक एटम का ही मास चाहिए, राइट और रॉन्ग? राइट। बॉडी सेंटर में मेरे पास इफेक्टिवली कितने एटम्स होते हैं? प्रभावी रूप से कितने परमाणु होते हैं? कितने कण होते हैं? 2 होते हैं। तो मुझे कितने एटम्स का मास चाहिए? 2 ही एटम्स का मास चाहिए। फेस सेंटर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो मुझे 4 का ही मास चाहिए, 4 मोल का मास नहीं चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे 4 मोल का मास नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? यहां पर 4 एटम का मास चाहिए। तो ऐसा क्यों ना करें, एक एटम का मास निकाल लेते हैं,
उसको जो भी इनका जेड इफेक्टिव होगा, जो भी इनके प्रभावी कणों की संख्या होगी, उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ या ना, राइट ना। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, मैं यहां पर लगा रहा हूं ये मोल कॉन्सेप्ट, एक बार यहां देख लेना, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, वो क्या है, जैसे मान लो कि पार्टिकल्स हैविंग मास, है ना, ऐसा पार्टिकल जिसका मास जो है वो कैपिटल एम के बराबर हो जाए। कैपिटल एम क्या चीज है यहाँ पर, ये देख लेना एक बार। कैपिटल एम इज मोलर मास, एक मोल का मास है ना। अब आप सब जानते हो कि एक मोल के अंदर में तो कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब क्या हुआ, Na particles has mass कैपिटल एम ग्राम, यही तो बोलोगे। तो एक पार्टिकल का मास कितना हुआ, m बाय na ग्राम्स, यही तो होना चाहिए। एक पार्टिकल का मास होना चाहिए ma बाय m बाय na ग्राम, यही तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो अब इधर देखो, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, जेड इफेक्टिव भाई प्रभावी कणों की संख्या जितनी भी होगी इनटू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। तो देखो इस जेड इफेक्टिव को जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहां पे इसको कैपिटल एम अपॉन में Na, और इधर आ जाएगा हमारे पास में AQ। ये क्या हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया, राइट। फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को। इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है ग्राम्स पर ml। इसको आप लोग चाहें तो ग्राम्स पर cc सेंटीमीटर क्यूब में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक यहां तक डेंसिटी का फॉर्मूला आपको समझ में आया, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। आप देखो इसका डेरिवेशन जो है वो स्कूल लेवल पे हो सकता है पूछ लिया जाए, बोर्ड लेवल पे जनरली चांसेस कम है, लेकिन हाँ बोर्ड लेवल पे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया, अब अपन ये जानते हैं कि इससे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले देखो क्वेश्चंस अपन लोग एक बार समझ लो, क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं। दो तीन तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकली कर लेंगे, कुछ के लिए न्यूमेरिकल्स अभी अपन लोग साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे, है ना। इस फॉर्मूला को मैं एक बार लिख रहा हूँ अलग से, फिर देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Zm अपॉन में Na AQ, यही तो फॉर्मूला होता है। देखो सबसे पहला जो टाइप है केस नंबर 1 क्या बन सकता है, वो आप देखो। सबसे पहला केस बन सकता है जिसमें आपसे क्या पूछ ले, डेंसिटी पूछे। तो डेंसिटी पूछेगा तो आपको क्या क्या देगा, आपको ये बताएगा कि वो BCC टाइप का यूनिट सेल है या फिर वो FCC टाइप का है ना। याद रखना आजकल क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एक चीज और बोलते हैं कि FCC टाइप को अपन लोग CCP टाइप भी बोलते हैं ना, दोनों एक ही चीज होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये अपन क्लोज पैकिंग जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी बस आप नाम याद रख लो कि FCC और CCP दोनों एक ही चीज होती है ना। तो इसमें पूछ सकते हैं। तो अगर आपको बोल दिया कि CCP यूनिट सेल है तो CCP के लिए भी नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। अब जो भी तुम्हारे को एटम दिया जाएगा कि मान लो सोडियम रखा हुआ है, पोटेशियम रखा हुआ है, या फिर बोल दिया जाए कि NaCl का क्रिस्टल है, तो तुमको क्या कर देना, उसका मोलर मास निकाल देना। NaCl है तो NaCl का क्रिस्टल का मोलर मास निकाल देना। तुमको बोला पोटेशियम की ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनी हुई है तो पोटेशियम का मोलर मास लिख देना। उसकी जो साइड है वो आप लोगों को मालूम ही है, राइट। अब तुम लोग एक बात बताओ, जैसे मैं तुमको यहाँ पे बोल दूं कि यहाँ पर उसकी एज लेंथ जो है वो पिकोमीटर्स में गिवन है ना। तो देखो जैसे मान लो कि एज लेंथ जो है, जो ए जो है, से मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं 400 पिकोमीटर्स है। तो याद रखना है इसको पिकोमीटर में पुट नहीं करना है, इसको आपको सेंटीमीटर में पुट करना है ना। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, यही तो होता है ना? अच्छा नैनोमीटर कितना होता है बच्चों, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर्स होता है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर 10⁻⁻12 मीटर हो गया। अपन लोग इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, या फिर 4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, राइट।
तो इस तरह से आपको एक कन्वर्जन करना आना चाहिए बच्चों, क्योंकि याद रखना पिकोमीटर्स में ही जनरली डेटा देगा कि पिकोमीटर्स में गिवन है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में या मीटर में एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पहले केस में तो आपसे क्या पूछ सकता है, डेंसिटी पूछ सकता है और ये सारे के सारे डेटा देगा। दूसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है जब वो आपसे पूछ ले कि टाइप ऑफ यूनिट सेल बता दो। जैसे इसका मतलब हुआ कि आपको क्या दे देगा, आपको डेंसिटी दे देगा, आपको इनिशियली क्या दे देगा, डेंसिटी ये दे देगा। आपको बोल देगा कि पोटेशियम ने बनाई है तो पोटेशियम का मास आपको पता है, आपको एज लेंथ भी दे देगा आपको, और Na की वैल्यू अलग से देने की जरूरत नहीं होती, सबको पता है 6 × 10⁻23 होती है, राइट। अब आपको Z की वैल्यू कैलकुलेट कराएगा। तो देखो अगर Z का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में आ जाए तो इसको अपन लोगों को क्या ट्रीट करना है, 1 की तरह ट्रीट करना है। और अब आप मुझे बताइए कि Z इफेक्टिव का वैल्यू अगर 1 आता है तो वो कौन सी यूनिट सेल होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है ना। अगर मान लो Z का वैल्यू 1 से तो ज्यादा हो और 2 के बीच में, जैसे 1.1, 1.5, 1.9 कुछ भी हो, लेकिन 2 से थोड़ा कम हो या 2 तक भी आ जाए, मान लो जैसे यहां पर आ जाए ना, यहां तक आ जाए अपने पास में, 2 भी आ जाए अपने पास में, तो अपन लोग को यहाँ पे इसको Z इफेक्टिव को कितना मानना है, 2। और Z इफेक्टिव 2 किसके लिए हो सकता है, या तो बॉडी सेंटर के लिए हो सकता है या फिर एंड सेंटर्ड के लिए हो सकता है ना, अंत केंद्रित, अंतः केंद्रित जिसको अपन लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो Z का जो वैल्यू है वो 3 से ज्यादा हो और 4 के पास हो तो इसको अपन लोगों को 4 ट्रीट करना है। और 4 किसके लिए माना जा सकता है, FCC के लिए माना जा सकता है या फिर CCP के लिए माना जा सकता है। टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछेगा, वो FCC टाइप की है या फिर वो BCC टाइप की है या फिर वो CCP टाइप की है ना, से कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, तो आप लोग इससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। Z इफेक्टिव आप लोगों से कैलकुलेट करवाएगा, राइट। यहां तक का डेटा अपन लोगों को सबको समझ में आ गया कैसे करना है। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसे अपन लोग बस यहाँ पे एक ऐसा बोल देते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं ना, मिसलेनियस। अब ये मिसलेनियस कैसे हैं, यहीं पे अपन लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां से थोड़े टफ क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, है ना। तो अपन लोग एक बार चेक करते हैं कि किस तरह से अपन लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं अब अपन लोग। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC फॉर्म if distance between two nearest atoms is 1.73 picometers, then find डेंसिटी। और सेकेंड आपसे पूछा है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 cc। ठीक है, अब देखियो, देखो बेटा इसको करना कैसे है। क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में इसमें आपको घुमाया है। अब देखो पहले तो ये समझो कि सोडियम का क्रिस्टल है, ठीक है, किस फॉर्म में है भैया, BCC के फॉर्म में। तो आपको क्या क्या गिवन है पहले तो वो पता करो। आपको सबसे पहले बोल दिया कि Z इफेक्टिव यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि BCC के लिए Z इफेक्टिव कितना होता है, 2 होता है। अब देखो हमारे को कैलकुलेट करना है डेंसिटी। अगर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमारे को Z, M, Na और A ये सब अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, अपन को सोडियम गिवन है, इसका मतलब ये भी हमको पता है, मतलब ये पता चल गया, Z और M पता चल गए, A चाहिए अब हम लोगों को। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइन दे रखी है
डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स। अब एक बात बताओ, अभी अभी अपन पढ़ के आए, पूरा डिटेल में पढ़ के आए ना, बीसीसी में नियरेस्ट एटम्स, तो आप लोगों को मालूम होगा, अभी अपन लोगों ने पढ़ा है ना, तो बीसीसी में हमारे पास में 3 तरीके की डिस्टेंस आई थी। अब इसने यहां पर क्या बोला है, नियरेस्ट एटम। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स को नहीं बोले इसने, नहीं बोले ना बेटा, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहां पर कौन सा लेना है। तो बीसीसी में 3 तरीके की डिस्टेंस आती थी, राइट। देखो कौन कौन सी आती थी। एक तो आती थी √3a/2, एक आएगा अपने पास में 1a, ठीक है। अगला मेरे पास आएगा क्या, यहां पर आप बताओ अगला क्या आना चाहिए, यहां पर क्या लिखा है, ठीक है, √2a आना चाहिए। यही तो अपन लोग पढ़ के आए हैं, हाँ या ना, राइट ना। यही तो अपना नियरेस्ट था या नहीं था, पहले तो ये बताओ। हाँ या ना, यही है ना। आई होप ये बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है √3a/2 इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट। इसको सिंपल बना लेते हैं, काम करते हैं, चलो ठीक है, ये भी आसानी है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 1.73 पिकोमीटर्स ये अपन को गिवन है, राइट। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो √3 को, सॉरी 1.73 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 लिख सकता हूं, राइट। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, a का वैल्यू मेरे पास आ गया 2 पिकोमीटर्स, राइट। इसको अब मुझे किस में कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर में। तो यहां पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा a। तो अब आप देखो, आपको क्वेश्चन में ये नियरेस्ट एटम बोल के, नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस बता के आपको इसके अंदर में कौन सा टॉपिक इसके साथ में जोड़ दिया, इसके साथ में आपको जोड़ दिया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा डेंसिटी के क्वेश्चंस में, डेंसिटी के खुद के क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। डेंसिटी के तो 2 ही टाइप बन सकते थे जो हमने डिस्कस कर लिए पहले, लेकिन जब मैंने कहा मिसलेनियस, एक विभिन्न प्रकार के भांति भांति के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो वो क्या है, उसमें से पहला पार्ट जो है अपने पास में वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, भी इसके अंदर में मिक्स कर देता है। अब तुमको यहाँ पर बीसीसी दे रखा है, अगर यही चीज एफसीसी दे रहा होता तो ये डिस्टेंसेस बदल जाती ना बेटा, हाँ या ना। तो इसका मतलब हुआ कि आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ढंग से समझ के ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने, अदरवाइज सारी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, राइट, ठीक है। तो अब देखो आप लोगों को जेड इफेक्टिव दे दिया, मास दे दिया और ए आपने कैलकुलेट कर दिया, है ना। तो जेड आ गया, एम आ गया और ए आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में डेंसिटी आ जाएगा क्या। अब तो केवल मैथमेटिक्स है, अब कोई केमिस्ट्री नहीं है इसके अंदर में, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, मैं इसका आंसर नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब आगे जो मैथमेटिक्स आएगी इससे अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू में एक बार पुट कर देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 2 × 2 × 10⁻⁻30। क्यूब करना था तो क्यूब को अपन ऐसे ही तो लिखेंगे, राइट। अब देखो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, चलो। तो देखो अगला पार्ट क्या कहता है, टू × 23 डिवाइडेड बाय 6 × 8 × 10⁻⁻7, ये हो गया हमारा डेंसिटी, यही तो होगा, ये हो जाएगा हमारा ग्राम पर ml, या तो ml बोल दो या फिर cc बोल दो, सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर अपने पास में आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है जो अपन से यहाँ पे पूछा गया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सीसी में कितनी यूनिट सेल्स आ सकती है। एक बात बताओ, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, कोई सी भी हो, है तो क्यूबिक यूनिट सेल ना, चाहे बॉडी सेंटर वाली हो, चाहे फेस सेंटर वाली हो, चाहे सिंपल क्यूबिक हो, है तो क्यूबिक यूनिट सेल ना। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यही तो होता है भाई, जो भी उसकी साइड होती है उसका क्यूब कर दो तो वही तो उसका वॉल्यूम होता है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या इस स्टेटमेंट को, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कंटेन्स वन यूनिट सेल, बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 सीसी के अंदर में कितनी यूनिट सेल्स होंगी, 1/a क्यूब यूनिट सेल्स होंगी, राइट, ठीक है। अब ए का वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया हुआ है ना, ए का वैल्यू देखो बहुत टफ था ये, अगर अपन को ए की वैल्यू सही नहीं निकालते तो सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो जाता, गलत हो जाता बेटा। तो देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁻10, राइट, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है, यहां पर भी ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो सही है।
यहाँ पे हो जाएगी, क्यूब कर दो यहाँ पर यूनिट सेल्स, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.125 इंटू 10⁻30। इसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे इतनी सारी यूनिट सेल्स जो है वो हमारे पास होंगी, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो आप लोग बहुत केयरफुली इसको आंसर करें। मतलब अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी है उनमें से भी यहां पर चीजें पूछी जा सकती है ना। अब अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स पे हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, वो है वॉइड्स और क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, है ना। ये दो पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ वॉइड्स पढ़ने के साथ साथ एक पॉइंट और पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं रेडियस रेशियो। तो ये तीन पॉइंट जो है वो अपन लोग अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये तीनों लेक्चर आपने कवर कर लिए तो मान लीजिए कि आप लोगों ने सॉलिड में 90% तक जीत हासिल कर ली है, कि भाई आज तक जितना पढ़ा वो, और ये जो अपकमिंग मैंने आपको तीन टॉपिक के नाम लिए हैं, वॉइड्स, रेडियस रेशियो और क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स या पैकिंग इन सॉलिड्स, अगर ये तीन टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए तो बच्चों आप मान लेना कि आप लोग यहां पर क्या कर लोगे, सॉलिड्स में 90% तक की गारंटी हो जाएगी, 90% तक आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस लेक्चर को अपन लोग अभी यहीं पे कॉल ऑफ करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।